गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ PYQ फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या है, परिधि बराबर 2 पाई r, राइट। तो 2/22/7, यहाँ व्यास दिया हुआ है ना, r क्या हो जाएगा, होगा क्या बताओ। 2 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी, जो वृत्त के केंद्र से जाती हो, चाहे किधर से भी जाओ, केंद्र से जाने वाली जीवा सबसे लंबी होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यास। बाकी इधर उधर से जो जाएंगे वो छोटे बड़े हो सकते हैं ना। देखो यहाँ से गया तो छोटा हो सकता है, यहाँ गया छोटा हो सकता है, इधर से आया तो भी छोटा हो सकता है, लेकिन केंद्र से जाने वाली व्यास सबसे बड़ी होगी, लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होगा। tan इंटू कॉट का मान क्या होगा। tan को या कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। tan tan कैंसिल इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 tan 35 अपॉन cot 55 प्लस cot 78 अपॉन cot, नो tan अब देखो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan 35 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या। प्लस फिर यहाँ किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले को करते हैं, cot 90 माइनस 12 अपॉन tan 12 डिग्री। देख दो 90 माइनस 55 हो जाएगा 35, 90 माइनस 12 हो जाएगा 78। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, मान चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। cot 55 अपॉन cot 55 प्लस यहाँ भी चेंज हो जाएगा, tan 12 अपॉन tan 12। अब देखो ऊपर नीचे से हमें क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 कट जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, sin थीटा = a/b cos थीटा व्हाट। देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा p/h, जिसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है a/b। यहाँ से हम p/h, p की वैल्यू a है, h की b है,
तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ध्यान करो, एक ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में ये पी है, ये बी है, ये एच है, तो बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकल जाएगी क्या? तो उस हिसाब से यहाँ बी क्या हो जाएगा? यहाँ देखो b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट h की जगह क्या है? b है, b स्क्वायर माइनस p की जगह क्या है? a है, a स्क्वायर हो गया क्या? अब देखो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा क्या होता है? b अपॉन h, b की वैल्यू क्या है? अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है? b। ये आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। साइन थीटा 1/2 कॉट थीटा वॉट। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। हमारे पास क्या क्या नहीं है? बी नहीं है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब 4 माइनस पी स्क्वायर मतलब 1 दैट्स अंडर रूट 3। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बी अपॉन पी, बी की वैल्यू है √3, पी की वैल्यू 1 दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाँ, √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। ठीक है क्या? √3 को इधर भेज दिए, हो गया। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्यों नहीं? तो √3 कैंसिल बराबर जस्ट 3। tan 2 थीटा बराबर 3। तो √3 tan के किस वैल्यू पर √3 होता है? 60 डिग्री। ओके, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 30, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, 90 में चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। आर त्रिज्या वाले 0 डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला ही पूछ लिया हमसे। क्वेश्चन नंबर 10, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात यह है, उनकी परिधियों का अनुपात होगा। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं क्या? 9/4। अनुपात में लिखो, बटे में लिखो, बात एक ही है। ओके, पाई पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 बराबर क्या हो जाएगा? इधर आएगा रूट में 9, √9 का वैल्यू 3, 4 का 2 दैट मीन्स 3/2। अब वृत्त की परिधि का वैल्यू देख लो, क्या होता है परिधि? 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 बराबर व्हाट? 2 पाई कांस्टेंट है तो कैंसिल, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये हमारा आंसर रह जाएगा। 2/2 पेन कैंसिल, r1 को r2 ये देगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
फॉर्मूला ही पूछ लिया 3πr²। क्या होता है, फॉर्मूला ही पूछ ली। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेते तो क्या होता, 2πr²। और अगर गोले का पूछ लेता तो 4πr²। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो उस बेलन का आयतन होगा। आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर, बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, πr², H या L है ना। R बार 2 14 7 2 देख लो 2 4 8 8 2 16 17। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। किसी गोले के व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन होगा। गोले का आयतन क्या होता है, व्यास है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 7। गोले का आयतन वॉल्यूम बराबर 4/3 πr³ 4/3 22/7 r³ 7 7 7। तो 7 7 कैंसिल, 7 50 22 नहीं 7 1 7 7 4 28, यह हो जाएगा 28 गुने 22 भागा 3 गुने 7 हो जाएगा क्या, 22 और 28 3 दूनी 6 0 8 दूनी 16 616 गुना 7 भागा 3 हो जाएगा 7 6 42 7 4 11 42 1 43। ठीक है क्या, CMQ आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/L, फॉर्मूला है 22/7, r की वैल्यू 5, L की वैल्यू 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 दिन 12 6 दिन 12 13 0/7। और ऑप्शन पाई में है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी सही है, इसको पाई में 12 पंजे 60 60 पाई। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जब भाई क्षेत्रफल पूछा है, CM² लगाया, CM जी कहाँ गए। किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन में कितने पृष्ठ होता है 6, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 × 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 25 6 150 CM³। अगला क्वेश्चन, प्रथम 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। n क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स है 20 नंबर हमारे पास।
फर्स्ट 20 नंबर का योग ना, तो 20 प्लस 1/2 डेट मीन्स 10, 21, 210। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक जब एलिमेंट ग्रुप में ना हो तो बहुलक का सिंपल फॉर्मूला, सबसे ज्यादा रिपीटेड एलिमेंट ही बहुलक होता है। सबसे ज्यादा मोस्टली रिपीटेड एलिमेंट यहाँ क्या है? 2 है। अगला क्वेश्चन देखो, ए एंड बी के समांतर माध्य। समांतर माध्य में क्या? टोटल एडिशन ऑफ टोटल एलिमेंट, एड ऑफ टोटल एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है, माध्य और बहुलक दिया हुआ है, तो हमें माध्य का देखो, माध्य दिया हुआ 28, बहुलक दिया हुआ 16, हमारे पास क्या क्या निकालना है हमें? माध्य का। इन तीनों में रिलेशन क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया? सुनो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये रिलेशन, इसे ध्यान रखना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ओके, अब देखो बहुलक हमारे पास दिया हुआ है जो कि 16, माध्यिका नहीं दिया हुआ है, x मान लेते हैं, -2 माध्य। माध्य कितना है? 28 है, 2 28 दूना 56। अब देखो 56 + 16, 56 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो 71, ठीक है, 72 यार, 72/3 इज x, 7 दूना 24 दिया 72, तो माध्य का क्या हो गया? 72, ये आंसर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, माध्यिका निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, इनका माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए क्या रूल है? सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बढ़ते क्रम 1 2 4 5, उसके बाद 6 7 9, कितने एलिमेंट है? 2 4 6 7, 2 4 6 7। नंबर ऑफ n, n क्या हो गया? ओड हो गया, 7 जो कि ओड है। ओके, अब इसका क्या है? इसका प्रोसेस क्या है? जब n ओड हो तो माध्यिका बराबर n + 1/2, 7 + 2 मतलब पद 7 + 1/2, that means फोर्थ एलिमेंट। 4 नंबर में कौन सा एलिमेंट है? 5 है, तो हमारा आंसर 5। ओके, प्रोसेस याद रखना। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ओड आया तो ये फॉलो m + 1/2। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा गया कि कौन सा एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? प्रोबेबिलिटी का कंडीशन क्या है? इवेंट होने ना होने का क्या है कंडीशन? 0 से लेकर 1 तक होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा हो सकता है। 0 से लेकर 1 तक किसी भी इवेंट के घटने की प्रोबेबिलिटी
0 से लेकर 1 तक ही हो सकता है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखो 3/5 1 से छोटा है, 0.3 1 से छोटा है, 25% ये भी छोटा है। अब देख लो 1.5 1 से बड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी होती है, घटना घटने की संभावना निश्चित है कि घटेगी तो 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्वेश्चन नंबर 23, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 99 सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर 2। तो बेलन की ऊंचाई होगी, देखो एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या दी हुई है, उसे बेलन में कन्वर्ट कर दिया गया पिघलाकर, और उस बेलन की भी त्रिज्या दी हुई है। हमें बेलन की क्या निकालना है, हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम फॉर्मूला से। कैसे, वॉल्यूम फॉर्मूला से निकालेंगे। गोले की वॉल्यूम क्या होती है, गोले की वॉल्यूम 4/3 पाई r³। गोला भी एक पिघला गया तो लिक्विड हो गया, और उसको बेलन में कन्वर्ट किया गया उसी लिक्विड को, तो वॉल्यूम दोनों की सेम होगी, इसीलिए हम वॉल्यूम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो बेलन की वॉल्यूम πr² पाई r²h। देखो तो पाई पाई कैंसिल, r2, दोनों की r सेम है, वैल्यू ऑफ r, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, r कैंसिल। अब क्या बच गया, 9 9, एक r बच गया ना, 4/3, यहाँ r³ है, यहाँ r² है, 9 बराबर h, 9 12 सेंटीमीटर आंसर। आर यू गेटिंग? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो एक ऊर्ध्वाधर खड़ा स्तंभ है, एक स्तंभ है, सपोज करो यही स्तंभ है, ये स्तंभ है, उसकी ऊंचाई और छाया, जमीन पर ये छाया, दोनों की हाइट बराबर है। क्या पूछा, ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, देखो P बराबर, ये तो P की वैल्यू है और ये B है, P बराबर B, तो उन्नयन कोण क्या होगा, देखो P B किस में आता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर P/B। हमें क्वेश्चन में दिया गया है P = B, तो हम क्या लिख सकते हैं, P/P दैट्स 1, और tan थीटा के कौन से मान पर 1 होता है, 45 डिग्री पर tan थीटा का मान 1 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A एंड B अभाज्य संख्या है, तो A एंड B का HCF क्या होगा। अभाज्य संख्या, उसका कोई और गुणनखंड हो सकता है क्या, अभाज्य संख्या जैसे 2 का 1 के अलावा कोई गुणनखंड है, नहीं है। 2 3 ले लो, 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, समझने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है क्या, या और भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है।